अच्छा, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि भाई आज के सेशन में हम रिस्क को भी कंटिन्यू रखेंगे, आपके रिस्पॉन्सेस को भी कंटिन्यू रखेंगे, और साथ में एक और चीज़ न्यू ले आएंगे जो कि रिपोर्ट है। अब अगर आपने रिस्क का जवाब दे दिया तो उसके नंबर मिल जाएंगे, रिस्पॉन्सेस बता दिए तो उसके नंबर मिल जाएंगे, और अगर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं बताई तो उसके नंबर चले जाएंगे। तो आपने ज़रा चौकन्ने रहना है कि रिस्क भी सही हो, रिस्पॉन्सेस भी सही हो और इम्पैक्ट भी सही हो। तो आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, आपका समय शुरू होता है अब, और ये सीए फाइनल का सवाल है, इसको मैंने तुम्हारे हिसाब से निकाला है और एडजस्टमेंट्स किए हैं। सोचो, दिमाग लगाओ और करके बताओ कि इसमें क्या हो सकता है। चलें जी, जल्दी से ग्रुप में भी शेयर करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से आपको ये स्क्रीन पे दिखना चाहिए, तब प्यास लगा के आया हूँ मैं आज बिल्कुल क्लैरिटी से। नहीं दिख रहा? वैसे इतना ही है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, हो जाएगा यार, तब प्यारा तो लग रहा है यहाँ पे। प्लीज शेयर ऑन ग्रुप। ओके, शेयरिंग ऑन ग्रुप। इतने प्यार से तो तुम मुझे भेज देते हैं। रिक्वायरमेंट तो आपको मैंने पिछली क्लास से बताई हुई है, रिस्क, रिस्पॉन्सेस, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। सही है, मैं आपको भेज भी देता हूँ क्योंकि आप लोगों को खुशी होती है ना कि आपके मोबाइल में ट्रिंग ट्रिंग बजे। नहीं, अब देखो ना ये क्या चल रहा है इसमें। तो तुम जब एक ही सिचुएशन है तो सब तो हो ही नहीं सकता ना, इसमें सिचुएशन एक ही है। तुम लोगों की पार्टिसिपेशन ना मोटिवेशन है। मतलब कल मैं आपको 3 बजे तक जाग के सवाल देख रहा था ना, क्योंकि ऐसी बात है तुम्हारे हिसाब से टेलर करना होता है। तो सॉलिड ने मुझे कहा कि सर 2-3 दिन रेस्ट कर लें। अब नहीं करूँगा, मेरी कमिटमेंट है 15 दिन। तो मतलब 15 दिन, चाहे तबीयत ही खराब क्यों ना हो, कितना ही बिजी क्यों ना हो, 15 दिन होगा सेशन।
वेरी गुड आमुश। शुक्रिया तला। यस, इसमें रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करना है और फिर आपने बताना है कि अगर ये सही हो तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा। चलें मोहिब यार, इसमें तो मैं बताऊं क्या रिस्क है, क्या कर रहे हो? कर रहे हो ना? थोड़ा सा IFRS का सोचो कुछ। सलाम। असलान ये भी है। हाँ जी बच्चों, यस उसामा, यस दुआ, बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं ये नहीं है अलीबा, आपने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब हम आपने बड़ा वेग सा लिखा है, मतलब सही है आप लिख रहे हैं बट वेग है, मतलब नॉट अंडरस्टैंडेबल व्हाई दिस इज अ रिस्क। नो अफसा, वेरी गुड हुजैफा। नहीं गलत, देयर इज एन एग्रीमेंट इफ एनी इन्वेंट्री इज नॉट सोल्ड, गलत। हाँ कशफ गलत। तला अहमद सही है बिल्कुल।
मुजीब भाई कहने का तरीका गलत है। इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने? सिर्फ इसके 10 नंबर हैं जो आप देख रहे हैं ना, यही 10 मार्क्स का है सिर्फ। वेरी गुड अहमद, वेरी वेल ड्राफ्टेड, बेहतरीन अहमद। शहीद बहुत जेनरिक है, बहुत जेनरिक है। अच्छा हसान नबील, तुमने बहुत जेनरिक लिखा है जानी। अब आपने लिखा ना इवेल्युएट वेदर दे आर एज पर IFRS 15। अब IFRS 15 में तो पता नहीं क्या क्या आता है, तो ये ज़रा गलत है। तुमने प्रोसीजर में कुछ चीज़ें सही लिखी हैं, बट ये लिखना ना इवेल्युएट वेदर दे आर एज पर IFRS 15, दिस इज रॉन्ग। यू नीड टू स्पेसिफाई। अच्छा अगर उसने मेरा आपने लिखा है कि सिंस JDS विल बी मेकिंग payments after 30 days, there is a risk of overshipment revenue. If payments after 30 days have been made, then why there is a risk of revenue? पेमेंट और रेवेन्यू का आपस में लिंक नहीं है ना, रिसीवेबल्स का मसला है उसमें। अच्छा देखो आसान, आपने स्पेसिफाई ये करना होता है कि कौन सा जो IFRS का एक्सट्रैक्ट है वो हिट हो रहा है। लेट्स से अगर आप कह रहे हो कि भाई वो इन्वेंट्री बेच रहा है, क्योंकि अभी मैं अगर बता दूंगा तो ये लोग समझ जाएंगे, तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मैं इसकी और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर तुम कहते हो ना कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रिस्क है, तो हम कहते थे कि भाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं हुई हो। दूसरा ये होता है कि भाई आपकी जो डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई हो, परचेज प्राइस एलोकेट ना हुई हो सही तरीके से, ट्रांजेक्शन प्राइस, ये स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। अब सेल ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर है, तो आपने जो है राइट ऑफ रिटर्न एसेट सही से बुक नहीं किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सही से नहीं बुक की होगी, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने स्पेसिफाई करना होता है रेदर देन आस्किंग एंड सेइंग दैट नॉट एज पर IFRS 15, वो गलत है। अहमद हाँ बिल्कुल सही है अहमद। दुआ वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। अब तक एक दुआ ने अच्छा लिखा है और एक हमारे हम्माद भाई ने। तो सेल्स में न्याज गुड, वेरी गुड न्याज। Inventory is being given to third party which is being stated. आयशा रिस्क आपने गलत लिखा है पहला, मतलब मे भी आपने पिक कर लिया पर लिखने का तरीका गलत है। यस बिल्कुल यही है दुआ। नाउ यू नीड टू राइट प्रोसीजर्स। वेरी गुड अलीशा, पहला प्रोसीजर बेहतरीन है, दूसरा भी अच्छा है, तीसरा गलत है, तीसरा तो रिक्वायर्ड ही नहीं है।
सही है, दो बहुत अच्छे लिखे हैं। तला कमाल गलत। रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू कैसे हो सकता है जब 30 दिन की पेमेंट है? पेमेंट हैज नथिंग टू डू विद योर रेवेन्यू। गलत हसीब। नहीं, गलत। JDS वुड मेक पेमेंट आफ्टर 30 days ऑफ सेल टू कस्टमर। ये जिसने भी लिखा है ना, आपने नाम नहीं लिखा हुआ अपना, इसलिए कह रहा हूँ गलत है। गलत है उसामा जानी। वेरी गुड अमर। अनसोल्ड प्रोडक्ट रिटर्न नहीं किए जाते हैं, वो तो नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है ना। सही है नदीम, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि NRV का लॉस का रिस्क है। शुएब सुमरो। पहले वाला शुएब बिल्कुल अच्छा लिखा है, और दूसरे वाले में तुमने थोड़ा सा रिपीटेटिव नेचर की बात लिख दी है ऊपर वाले से ही। एमन HBBL सेंड्स नहीं होता, सेल, सेल उसमें सही लिखना है आपने। सही है, हाँ, बाकी रिस्क आपने सही पिक किया, गुड। अच्छा आयशा, आपने लिखा था इन्वेंट्री की सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे बेचना हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बैड डेट का रिस्क है। तो सीधा गलत लिखा है मुस्तफ़ा, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। मोहिब, मोहिब रिस्क सही है तुम्हारा। वेरी गुड मोहिब, अच्छे लिखे हैं प्रोसीजर। हसीब, ये रिस्क तुमने सही लिखा है दूसरा वाला। अब हम बिल्कुल सही है प्रोसीजर। हमारा तूने इतना अच्छा लिखा था, पर तुमने आखिर ये लिखा है ना कि मिस स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। हम कभी ये वर्ड ही यूज नहीं कर सकते, मिस स्टेटमेंट। सही है, तो आप वैल्यूएशन असर्शंस के नाम लेते हैं आप। सही है, बाकी सही है। अली ने क्वेश्चन पे एग्रीमेंट एक्सपायर रिस्क। नहीं, तुमने बहुत जेनरिक बात लिखी है मोहम्मद अली नकवी। ये तुमने ना लिखा है, पर वो आगे वाली बात लिखी, तुमने मेन रिस्क नहीं लिखा। मेरा ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम GDS रिलेटिंग टू सेल्स। रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले लेते हैं, सबसे आखिर में, सबसे एंड में, यानी सारे काम खत्म करने के बाद। क्योंकि अगर आप पहले लिखेंगे ना, तो पता है आप क्या ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि दिस इज द ओनली एविडेंस, जबकि रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट द ओनली एविडेंस, दिस इज अ सपोर्टिंग एविडेंस। तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। देखो, ये फायदा है चेक कराने का कि आपके जितने भी एरर्स हैं, जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं, यहीं पता लग जाए। चलें, गुड ट्राई।
अच्छा मूसा तुमने लिखा सही है, बट ये फिर पेमेंट वाली बात बीच से हटाना। जब तुम रिस्क लिख रहे हो ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, तो पेमेंट वाली बात बीच में नहीं लाओ। मतलब मैंने ये सिखाया बेशक कि तुम लोगों को सिचुएशन को सवाल से पिक करना है, बस सिचुएशन भी उतनी पिक करनी है जो रिस्क के मुताबिक हो। अब वो 4 लाइनें लिखी हुई हैं तो ऐसा थोड़ी ना 4 लाइनें रिप्रोड्यूस करूंगा और फिर बोलूंगा आगे ये रिस्क है। उसको देख के तुमने पिक सही किया, गुड। हाँ वो ऊपर बताया ना मैंने आपको मीरास का, सम ऑफ द रेवेन्यू माइट रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर, द डिफरेंस ऑफ 30 डेज इन रेवेन्यू। अच्छा देखो यावर ये तुमने थोड़ा सा गलत लिखा है कि अकॉर्डिंग टू IFRS 15 as to when the product finally sold to the customer the HBL will recognize revenue। तुमने मे बी पिक सही किया बट तुम्हारे अल्फाज नहीं समझ आ रहे, तो एग्जामिनर को भी यही मसला होगा कि वो एफर्ट नहीं करेगा समझने के लिए तुम्हारी अंग्रेजी। There is a risk of revenue recognition, HBL might have booked sale before। हाँ ये तुमने सारा सही रिस्क लिखा है। प्रोसीजर गलत लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट करने के लिए हम उसको रिकमेंडेशन तो नहीं देंगे ना, हम पहले प्रोसेस समझेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। बाकी दूसरा सही लिखा है सारा। Since still 35% of amount is salary, so there is a risk that असलान प्रोसीजर सही है। उसामा गुड। मुजम्मिल तुम्हें भी वही फीडबैक है कि तुमने 30 डेज वाली पेमेंट वाला सेल वाला जो क्राइटेरिया है ना वो अगेन रिप्रोड्यूस कर दिया है। ऑब्लिगेशन बिफोर मेकिंग एनी सेल, आई विल इंश्योर नहीं होता। आई विल इंश्योर क्या होता है भाई, तुम बैठे हो क्या वहां पे? सेलेक्ट सैंपल ऑफ, डायरेक्ट बात करनी है, मतलब आई विल नहीं। There's a risk of overshipment receivable and there's a risk that the provision is not been recorded। सही है उमर फारूक, ये वाला प्रोसीजर। रिसीवेबल का अफान तुमने सही बताया है। अहमद बिलाल गलत। एग्रीमेंट क्या तुमने लिख के तुमने बता दिया कि भाई इनकरेक्ट रिकॉग्निशन होगी। क्या इनकरेक्ट होगी, कैसे होगी, ये सवाल है। रिस्क स्पेसिफिक होता है। बिल्कुल सही है अमन, ये वाला रिस्क, बट इसके प्रोसीजर्स क्या हैं? Okay, Samil, due to the complexity of the consignment sales and due to the differences between the HBL में recognize revenue। Very good, risk तुमने सही लिखा है समील। तुमने प्रोसीजर में लिखा है ऑब्टेन सेल शीट एंड चेक फॉर डेट्स। सेल शीट किसकी लेनी है समील, पहले ये बताओ, इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये कंप्लीटनेस का प्रोसीजर नहीं है, आसान, ये अकरेंस का लिखा हुआ है तुमने। कश्यप आपने लिखा है रिस्क दैट HBL रिकॉर्ड रेवेन्यू बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड। भाई मुझे बताओ क्या पेमेंट रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए लाजमी है या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? पेमेंट तो बाद में आएगी ना, तो उसको आप लिंक नहीं कर सकते कश्यप। कोमल ये सही है, रिसीवेबल वाला जो आपने ये लिखा है।
सही है मुजम्मिल हुसैन, गुड। वेरी गुड दुआ फॉर दिस रिस्क। अच्छा लिखा दुआ आपने ये प्रोसीजर्स। आमोश एज द ऑडिट टीम हैज एग्जामिन्ड पार्शियल पेमेंट। वेरी गुड आमोश। लव यू टू भाई उमर, गुड। अच्छा भाई Aisha, there is a risk of inventory being sold to third parties as there is a risk of existence and completeness of inventory. The inventory with the third party may be recorded as sales or revenue to overstate it. नहीं, ये गलत है लिखना। तो आपने वो लिखना पड़ेगा ना प्रोसीजर में। As management believes that misstatements are not material with comparing revenue, it's wrong basis to set materiality. We will set the materiality on the basis of percentage. नहीं मुझे क्या लिख रहे हो? As the management believes that misstatements are not material with comparing revenue, it is wrong basis to set materiality. ऐसे नहीं लिखते भाई। आपको कैसे पता उसने किस बेसिस पे बोला है? पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो फेक सेल से, हाँ मतलब वही है ना कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं हो फिर भी रेवेन्यू बुक कर लिया तो वो सेल फेक ही हो गई ना। एज ओनली 65% आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीवेबल इज रिकवर्ड। एजिंग रिपोर्ट सही है कायनात। यावर the receivable might be overstated, no knowledge of the product sold to the customer and also recognized year end। हाँ जी, यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे रीड कर लिए, लिख रहे हैं, सुनाओ। सही है, आपने बोला एक तो आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है क्योंकि उनके सिस्टम में जो इन्वेंट्री आ रही है वो अलग है और आपके सिस्टम में जो इन्वेंट्री आ रही है वो अलग है। मेक सेंस। आगे पहले दूसरा रिस्क मैं चेक करता हूँ। वाई नहीं, उसमें लिखा है तुमने इनकरेक्ट रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, लिखना भी है तुम्हें कि वाई इनकरेक्ट रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू। ये भी तो बताना है ना आपने कि आपको अगर रिस्क है। देखो कोई आप क्लाइंट के पास गए, आपने बोला कि भाई मुझे रिस्क है तुम्हारा रेवेन्यू गलत होगा, बोलेगा क्यों, कैसे गलत हो सकता है, उसकी वजह बताओ। क्योंकि अब देखो ये बात है, इसमें पूरी गेम ये है कि अगर आप इसको रीड करें ना, योर फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ HBBL फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ये आपका ईयर एंड है, सही है। HBBL has been selling its product through its own retail outlets only अब तक। However, इस साल हुआ ये कि HBBL enter हुआ in an agreement for sale of its product at JDS, a chain of departmental stores. Following information is available। बोला एग्रीमेंट के तहत होता ये है कि जो JDS है वो पेमेंट करेगा कितने दिनों में, 30 दिनों में ऑफ द डेट ऑफ सेल। Any unsold and expired products would be returned to HBL। अच्छा, अब अगर मैं ये बात कहूँ कि हमने कहा ये हमारे पास बात हो गई HBBL की, सही है। हमने कहा HBBL किसको बेचता है गुड्स, JDS को। अच्छा, इसको सेल नहीं करता, इसके आउटलेट पे रखवाता है। रीजन है, इसको समझने की बात है। रीजन ये है कि इसमें जो है अपेरेंटली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। ये ऐसे पता लग रहा है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए क्योंकि वो कह रहा है कि जो बच जाता है माल वो वापस आ जाता है। तो आपकी सेल तो सेल तब कहलाती है ना जब आपने कंट्रोल ऑफ गुड ट्रांसफर कर दिया हो। और कंट्रोल ऑफ गुड का मतलब क्या है, क्या उसकी जिम्मेदारी बिके या
ना बिके। अब वो तो कह रहा है कि भाई ये तो नहीं बिका तो वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या इसका कंट्रोल ऑफ गुड अभी भी मेरे पास है? यस। अच्छा, अब ये जेडीएस उठा के इसको जब किसको बेचेगा? कस्टमर को, तो जाके क्या बुक होनी चाहिए? सेल्स बुक होनी चाहिए। तो भाई जब ऐसे हालात वाकयात होते हैं ना, तो आपको सिंपल एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी ऐसा अरेंजमेंट हो तो आप किसी भी इदारे पे ऐसे ऑडिट पे जाएंगे, हमेशा एक रिस्क होगा कि नीड टू इवेल्युएट कि भाई जब मैं उसको बेच रहा हूं जेडीएस को, दैट इज नॉट माई सेल, वो मेरी सेल है ही नहीं। वो सेल कब कहलाएगी? जब वो माल कहाँ जाएगा? कस्टमर के पास जाएगा, क्योंकि आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं किए। आप मुझे बताओ, आपने जेडीएस को दे दिया, 1 रुपए का माल नहीं बिका, क्या आप उससे सेल्स के पैसे मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। तो कहने का मतलब ये है कि वंस जेडीएस डिलीवर कर दे आगे, तो आप ये कहेंगे कि भाई वहां से रिकवरी होगी। अब दूसरा इसमें मसला ये है कि एक इन्वेंट्री शीट ये मेंटेन कर रहा है, एक इन्वेंट्री शीट ये मेंटेन कर रहा है, ऐसा ही है। इसकी इन्वेंट्री शीट में और इसकी इन्वेंट्री शीट में क्या सेम चीजें हैं या डिफरेंसेस आ रहे हैं? डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो फिर यहां से एक रिस्क निकल गया आपकी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री का। रिकंसिलिएशन नहीं है, आपकी इन्वेंट्री एजेड पे गलत रिपोर्ट हो रही होगी। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको पता लग रहे हैं जब व्हेन यू गॉट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी कि चल क्या रहा है। तो पहला रिस्क तो आपका भाई सीधा सीधा ये हो गया। मुझे बता दें कि कितने लोगों ने लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि पहला रिस्क ये है कि आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया हो इवन कि ये गुड्स किसको ना बिके हों? कस्टमर को। इवन गुड्स नॉट सोल्ड टू कस्टमर्स। कितने लोगों ने ये लिखा था? वेरी गुड। तो पहला रिस्क तो ये है कि कस्टमर को नहीं बिका हो तो ये आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया हो। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, फिर आप मुझे एक बात बताएं फोकस के साथ, ये तो हो गया एक रिस्क। दूसरा, क्या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का या मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क है? अच्छा, रिस्क भी इसलिए है क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स और उसके रिकॉर्ड्स टैली नहीं कर रहे, तो देयर इज अ डिफरेंस। फिर वो आगे जाके बता भी रहा है, देखें वो आगे जाके बता भी रहा है कि अकॉर्डिंग टू जेडीएस दीज वर ड्यू टू पोस्टिंग एरर। हाँ भाई, दीज वर ड्यू टू पोस्टिंग एरर इन द सिस्टम ऑफ जेडीएस, यानी जेडीएस के सिस्टम में मसला था। एंड हैव बीन सब्सिक्वेंटली करेक्टेड। HBBL management is of the view that such differences are not material as compared to the sales made through JDS। यानी बोल रहा है कि भाई जब वो सेल्स करता है ना JDS, वो सेल्स पता नहीं कितनी ही करता है, हमारे व्यवहार पे उसके हिसाब से ये मटीरियलिटी नहीं बनती। यानी वो आप क्लाइंट पे जब भी जाएंगे, वो आपको क्लाइंट क्या बोलेगा, यार हमारे हिसाब से तो मटीरियल ही नहीं, देखो ना हमारी बैलेंस शीट कितनी बिग है, कितने एसेट्स होते हैं, कितनी इन्वेंट्री होती है, इसमें इतना सा हो भी क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाईजान वो तुम इन्वेंट्री के कंपैरिजन में कंपेयर कर रहे हो, हमारी मटीरियलिटी अलग होती है। अगर आपको फिर भी ये मटीरियल लगता है आप लिख के देते, अगर आपको फिर भी इमटीरियल लगता है तो आप क्या करें, इसमें अच्छे अच्छे लोग बैकआउट हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने लिख के दे दिया तो कौन फंसेगा, वो लोग, कि हम तो कहेंगे हमारे लिए तो इमटीरियल था, आपसे तो हम कंफर्म कर रहे हैं, आपसे तो हम कंफर्म कर रहे हैं कि भाई आप भी लिख दें कि आपकी नजर में भी क्या ही है, इमटीरियल है, ऐसा है। अच्छा, अब जो आपका इन्वेंट्री है वापस आती है, यहां पे लिखा हुआ है कुछ ऐसा, ये था ना कि 30 days of the sale any unsold या expired product would be returned to HBBL। तो आप जब, पहली तो बात ये है कि भाई आपके पास जब आएगा तो वहां पे NRV का लॉस का रिस्क भी राइज होता है, सब्जेक्ट टू कि वो एक्सपायर्ड इन्वेंट्री मौजूद हो। तो उसके लिए भी तो प्रोसीजर यही है ना कि आप लोग एजिंग रिपोर्ट लेंगे, फिजिकली जाके इंस्पेक्ट कर लेंगे कि क्या कोई इन्वेंट्री खराब है या नहीं है। तो आपने ओवरऑल प्रोसीजर लिखने के बजाय टारगेटेड प्रोसीजर लिखने जो कि रिस्क के अगेंस्ट में होंगे। यहां तक बात की क्लैरिटी है? चलें जी। अच्छा, अब एक और चीज, जो स्टॉक शीट में डिफरेंसेस हैं, क्या आप दोनों की रिकंसिलिएशन मांग लेंगे? तो दोनों की रिकंसिलिएशन से आपको पता लग जाएगा कौन सी इन्वेंट्री में मसला है। क्लैरिटी है? अच्छा जी,
अब इसके आगे हमने कहा, इसके बाद वो कह रहा है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ HBBL। अच्छा आप देखो, इससे हम एक चीज उठा के लिख सकते हैं, नहीं आरपी का रिस्क इसमें नहीं है, नहीं गोइंग कंसर्न भी नहीं है। गोइंग कंसर्न तो तब होगा ना कि जब हम बोले कंपनी की हालत खस्ता है। नहीं आरपी का रिस्क लग नहीं रहा ना इसमें, मतलब कोई, अच्छा मुझे बताओ क्या, एक एक करके पूछ लेता हूँ, क्या ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? सवाल है। क्या आपने कोई फेवर्स दिए हैं? नहीं। तो इसमें तो कुछ ऐसा फैक्टर ही नहीं है ना। अगर कोई ऐसा फैक्टर हो जो इस बात का अंदेशा दे रहा हो कि यह आरपी की एग्जिस्टेंस है, तो आप तो ये नहीं कह रहे कि कोई फेवरेबल ट्रांजैक्शन की आपने उसको कोई एक हाई डिस्काउंट दे दिया हो, ये तो कुछ भी नहीं है। कौन कर रहा है? नहीं, वो ये कह रहा है कि भाई देखो वो तो मैनेजमेंट का व्यू है ना, ऐसे तो मैं अपनी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी होगी, मैं भी कहूंगा कि भाई डिफरेंसेस इममटीरियल है, तो ऐसे तो क्या मैं अपनी आप से आरपी हूं? मैं समझने की बात है ना। तो अगर सिस्टम में मसला है, अगर वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि भाई ये इममटीरियल है हमारे लिए, तो हम कह रहे हैं तुम कंपैरिजन कर रहे हो सेल्स है। सेल्स तो पीएनएल का टॉप लाइन होता है, वो तो मिलियन बिलियंस में होता है। आपके पास आते 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 तो प्रॉफिट कम बच जाता है सारे एक्सपेंडिचर्स को निकालने के बाद। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे लिए जो मटीरियलिटी है वो प्रॉफिट का भी एक परसेंटेज है, क्योंकि इतना इंपैक्ट हुआ तो प्रॉफिट इतने से नीचे आ जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल भी देता हूँ उसकी। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट पे जो चल रहा है मेरा, क्योंकि मैंने छुट्टियाँ ली हुई थी, तो बॉस ने कॉल की, बोला बस आ जा अभी वापस से क्लाइंट करना है। मैंने कहा आ जाते हैं भाई, हम तो नौकर आदमी, चले गए। सुनो, वापस चले गया जब मैं, तो मैंने एक एडजस्टमेंट निकाल ली क्लाइंट पे, क्योंकि उनको भी पता है बॉस को कि ये देखेगा तो साफ करके दे देगा क्लाइंट। अब मैंने एडजस्टमेंट निकाल ली, उस XYZ क्लाइंट का प्रॉफिट आ रहा है 1 बिलियन। कितना? 1 बिलियन। अच्छा अब 1.0 समथिंग बिलियन आ रहा है, यानी उसमें मैंने वो एडजस्टमेंट करवा दी ना, तो वो आ जाएगा 1 बिलियन से नीचे। अच्छा अब एक व्यू है, मैनेजमेंट कह रही है डायरेक्टर्स को देखो हमने 1 बिलियन का प्रॉफिट किया है, पर आपके भाई की स्ट्रेटजी अलग है, मैं एडजस्टमेंट बुक कराऊंगा ताकि वो 1 बिलियन से, अच्छा मैं जानबूझ के नहीं, गलती है तो है, मुझे उससे कुछ प्रोविजंस करवाने जो कि वो कह रहा है इममटीरियल है। मैंने कहा इममटीरियल फिर भी कर, क्योंकि वो क्वालिटेटिवली मटीरियल है, क्योंकि तुम 1 बिलियन दिखाना चाहते हो, क्योंकि तुम, वो बोला तुम्हें कैसे पता? तो मैंने कहा बुक कर ले, मुझे नहीं पता ना, बुक कर ले भाई। इममटीरियल क्या होता है? मैंने कहा गलती तो गलती है ना, बुक करो। मैंने कहा बोला नहीं कर, मैंने कहा तो मुझे लिख के दे दो इममटीरियल है। बोला यार आकाश ये क्या बात कर रहा है, एनुअल पे कर लेना ना, अभी तो हाफ ईयर रिव्यू चल रहा है ना उसका, 6 महीने वाला रिव्यू। बोला एनुअल पे कर लेना। मैंने कहा नहीं आज होगा, अभी होगा, 1 बिलियन से नीचे आएगा तेरा प्रॉफिट, नहीं करेगा मैं और एडजस्टमेंट्स निकालूंगा, मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखूंगा, कितना पुराना पड़ा हुआ है, सारी नजर है ना मेरी उसके ऊपर क्लाइंट पे। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 3-3 साल पुराना पड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई कंप्लीट ही नहीं हो रहा, ये क्या है प्रोजेक्ट? उनके कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, खराब हो गए। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, डेवलपमेंट फेज में आया, वो कंप्लीट, तो वो इम्पेयर हो गया है। मैं कह रहा हूँ भाई इम्पेयरमेंट बुक कर, तो वहाँ आके वो फंस गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो क्लाइंट तुम्हें बोलेगा कि भाई मेरे लिए तो इममटीरियल है, तो मैं कहूँगा भाई इममटीरियल तेरे लिए होगा, मेरे लिए मटीरियलिटी प्रॉफिट का एक परसेंटेज है। तो आप खुद देखो ना, यूजर का डिसीजन क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। अब एक शेयर होल्डर बैठा हुआ ऊपर, वो प्रॉफिट देखेगा भाई 1 बिलियन, क्या खुश हो जाएगा? अगर वो देखेगा 1 बिलियन से नीचे, यानी कुछ मिलियंस में आ गया, तो उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा ना भाई हम कर क्या रहे हैं। कंपैरेटिवली दूसरी कंपनी को देखे जो बिलियंस में कमा के दे दी है, अब उसकी नजर में मिलियन आएगा, तो क्या एक्सपेक्टेड या इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर इन्फ्लुएंस होगा? यस, टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कहने का मकसद ये है, समझाने का मतलब ये है, क्लैरिटी है। तो दिस इज नॉट आरपी इन्वॉल्वमेंट, वो अपने उस पर कर रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस है, वो दिखाना चाहता है ऊपर कि भाई हमने अच्छा काम किया, उसका KPI है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्लियर है? कोई सवाल है इसमें? पक्की बात है अहमद, तुम कुछ पूछ रहे थे, एड्रेस हो गए? ओके। अच्छा भाई इसके बाद फिर वो कह रहा था मैनेजमेंट कंसिडर्स द एग्रीमेंट विद JDS हैज प्लेड अ मेजर रोल। अच्छा मैं ये कहना ये चाहता था इसके अंदर कि यहाँ पे जब आप कह रहे हैं ना कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आई हैं ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में, तो आप इसको लिंक करके लिख सकते हैं कि दिस कैन बी ड्यू टू द फैक्ट कि सेल्स रिकॉर्ड कर लियो इवन दो वो कस्टमर को माल ना बिकाओ, दिस कैन बी द रीजन ऑफ इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स।
क्योंकि हो सकता है कि सेल बुक करनी नहीं चाहिए हो, क्योंकि भाई देखो वो कह रहा है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है मेरे प्रॉफिट में, तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस वजह से भी तो आ सकती है ना कि आपने सेल्स को क्या किया हो, ओवर स्टेट किया हो, इवन दो कि वो चीज कस्टमर को ना भी की हो। क्लियर है? तो ये तो हो गया रिस्क का पर्सपेक्टिव। अब हम आते हैं इसके रिस्पॉन्सेस के ऊपर। अच्छा, रिस्पॉन्सेस के ऊपर सबसे पहले आप उससे एग्रीमेंट मांगेंगे। लॉजिकल सोचो, उस सिचुएशन में जाके देखो ना, सिचुएशन में जाके देखो, उस सिचुएशन में जाके तुम बोलोगे कि भाईजान मुझे अगर सबसे पहले समझना है तो मैं क्या करूं, एग्रीमेंट देख लूंगा। अच्छा, एग्रीमेंट में अगर ये लिखा हुआ हो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके हैं, जेडीएस के, तो सेल बुक हो रही है, मसला नहीं है। इफ एग्रीमेंट भी ये कह रहा है कि भाई कस्टमर तक जाएगा फिर रेवेन्यू बुक होगा, तो फिर आप ये कहेंगे वी विल रीड द एग्रीमेंट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट एंड विल मेक श्योर दैट द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड टू कस्टमर्स। यहां तक बात क्लियर है? फिर इंक्वायर करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू। हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, जब बात होगा मैनेजमेंट से सवाल करते हो ना प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आपको बता देता है, तो आपको वहीं से पता लग जाता है ये गलत कर रहे हैं। और पहले सवाल पूछोगे तो बताएगा ना, अपना दिमाग तो नहीं चलाएंगे लेजर में क्या चल रहा है, आप पहले पूछेंगे और फिर उस डायरेक्शन में जाएंगे कि क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो इन्वेंट्री शीट्स का मसला है, क्या उसमें रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं? यस। तो आप उससे इंक्वायर करेंगे, मेरी बात समझें, आप उससे इंक्वायर करेंगे कि व्हाट आर द रिकंसाइलिंग आइटम, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। यानी वो कह रहा है ना पोस्टिंग एरर थे, तो मैं वजह पूछता हूं। यानी जब भी मैं फॉर एग्जांपल एक एक्सवाइजी, मैंने तुम्हें क्लाइंट का बताया था जो मैं इस्लामाबाद में अभी भी चल रहा है, उसमें भी यही जो है लेजर्स के मसले थे। मैंने रूट कॉज पूछा, मैंने कहा भाई एरर है क्या, एंट्री क्या बनाते हो ये तो बताओ कि किस तरीके के एरर होते हैं। अच्छा, वो तरीके के एरर अगर मुझे पता लग जाएं तो क्या वो हर जगह प्रिवेल करेंगे? यस। तो मैं हर जगह डिटेक्ट कर लूंगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल पूछा उससे, इस चीज़ पे एग्जांपल रख के बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा मुझे ये बताओ कि आपके जो पोस्टिंग एरर होते हैं वो क्या होते हैं? बोला यार पोस्टिंग एरर ये होते हैं कि जब हमारे पास माल बिक जाता है ना, तब भी हम उसकी एंट्री डिले करते हैं। तो क्या ये पोस्टिंग एरर हो गया? एक हो सकता है ना, वो कह रहा है माल बिक गया, मैंने एंट्री लेट की। अच्छा, आपके पास से हमारे पास माल आ गया, हमने उसको रिकॉर्ड 3 दिन बाद किया, क्या टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं? ये पोस्टिंग एरर हो गए। ये कौन से एरर हो गए? पोस्टिंग एरर। तो हमने बोला अच्छा मुझे रूट कॉज समझ आ गया। रूट कॉज क्या है? बेचता है तब डिले करता है, आता है तब डिले करता है। तो हमने कहा भाई आओ, जब मुझे पता लग गया कि मसला ये है, तो फिर रिकंसिलिएशन बनाने में आसानी होगी ना। मैं क्या करूंगा? सिंपल, जब मैं देखूंगा कि मेरा माल वहां पे पहुंचा है, मैं देखूंगा उसी के 3 दिनों में रिकॉर्ड होता है या नहीं होता। जब मुझे पता लग गया कि 3 दिनों में रिकॉर्ड होता है या नहीं होता, तो उस केस में मैं कह देता हूं कि भाई टाइमिंग डिफरेंस है, तो वहां से मेरा रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसा ही है। चले अब इसको रीड कर लेते हैं एक बार। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन प्रॉफिट रिफ्लेक्ट द रिस्क दैट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन 2014 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी सिग्निफिकेंटली ओवरस्टेटेड, वो भी ड्यू टू द इंक्रीज इन रेवेन्यू। आगे फॉलोइंग पॉइंट्स आर नीडेड टू बी कंसिडर्ड इन रिलेशन टू गिवन सिचुएशन। देखें, HBBL अरेंजमेंट विद JDS इज सच दैट JDS फैसिलिटेटेड सेल्स to customer but does not purchase the inventory itself, and HBBL retain title to the product until it has been sold to the final customer। हम इसको सिंपल भी बात कर सकते थे ना कि रिस्क ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका हो जबकि गुड्स कस्टमर को ना बिके हो, क्योंकि इसमें कंट्रोल ऑफ गुड्स किसका है? हमारा है। राइट किसका है? ओनरशिप किसकी है? टाइटल किसका है? हमारा है। गुड्स की सेल कब होती है? टाइटल क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। अब यहाँ पे इन्होंने सवाल किया कि सर क्या पोस्टिंग एरर इज अ कंट्रोल डेफिशिएंसी? यस। तो कंट्रोल की डेफिशिएंसी की वजह से भी तो रिस्क आता है ना, हमने तो सीखा है ना। तो हमने वही तो समझा उससे, हमने बोला मुझे बताओ तो सही कि एरर किस नौयत के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो उसके ऊपर ही काम किया। सही है जी। आगे फिर हमने कहा HBBL में हैव नोइंगली और एरोनियसली रिकॉग्नाइज द सेल्स रेवेन्यू ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स टू JDS। जो बात हमने 2-3 लाइनों में करनी थी एक साथ, वो उसने 2 लाइनों में ब्रेक करके की है। पहले वाले में क्या बोला कि गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, और हो सकता है कि उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया हो तब जबकि JDS को बेचा हो, ना कि कस्टमर को। तो ये दोनों बातें तुम एक करके लिख सकते हो ना, हाँ या नहीं? दोनों का मतलब क्या है? सेम है।
तो सिखाने का मतलब ये, समझाने का मतलब ये कि बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी, आप लोगों ने भी लिखा होगा, उसके पूरे मार्क्स हैं। आपने सिर्फ आइडिया देना है अपना कि आपको ये पिक हो गया है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। आगे सब्सिक्वेंट रिकवरी, ये भी बताना कितने लोगों ने लिखा है यहां। सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ 65% अप टू 31 मई 2014 इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑफ रिसीवेबल बैलेंस। भाई मुझे एक बात बताओ, एक रिसीवेबल का बैलेंस है तो दिसंबर तक जो सेल हुई होगी तो भाई जनवरी में आ जाने चाहिए ना पैसे, क्योंकि क्रेडिट पीरियड कितना है, 3 महीने 30 दिन, 1 महीना हो गया ना, 30 दिन हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, 30 जनवरी या 31 जनवरी तक पैसे आ जाने चाहिए। तो भाई अब तो मई हो गया, उसमें भी कितनी रिकवरी है, तो क्या ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि मेरा रिसीवेबल रिकवरेबल है? क्या ये है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आप कह रहे हैं 4 महीने हो चुके हैं अब तक पैसे नहीं आए, तो उसमें भी यही अंदेशा है कि आपका बैड डेट का रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि एक मैं कहूं ना कि भाई मेरी रिकवरी हो गई, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने किसी को क्रेडिट पीरियड दिया हो 5 महीने का और उसमें से 65% की रिकवरी हो गई हो, यस मैं कहूंगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, क्योंकि भाई सफिशिएंटली रिकवर होता हुआ दिख रहा है ना, अभी भी 1 महीना बाकी उसने दे दिए हैं पैसे। तो भाई मैं कह रहा हूं क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है तो 65% की रिकवरी पे मैं ये कंफर्मेशन कैसे कर लूं या एप्रोप्रिएट कैसे कह दूं कि वो भी रिकवर होगा? तो उसके लिए आई नीड टू डिसाइड कि क्या उस पर प्रोविजन करना है या नहीं करना। तो कितने मसले हो गए? 2। पहला रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दूसरा रिसीवेबल, तीसरा भी है इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन। तीसरा क्या है? यहां तक बात समझ आती है? तो कुल मिला के इसमें 3 के 3 रिस्क थे। पहले ये बता दो तुम लोगों में से कितने लोगों ने 3 पिक किए? 3 हो गए थे, गुड, वेरी गुड। अब्राहम ने, दुआ ने, और जी आमुश ने, मूसा, वेरी गुड। तो 3 रिस्क हैं, तो 3 के 3 आपने बताने थे। बात क्लियर है? आगे सर जी मई तक ऑडिट ही खत्म नहीं हुआ तो चल रहा है ना ऑडिट, क्या कर सकते हैं? सही है जी। अच्छा इसकी बात समझें, मई तक ऑडिट खत्म नहीं हुआ, छोटी चरस ऊपर ईयर एंड क्या है इसका? मार्च है। भंगी तुम क्या समझ रहे हो, दिसंबर ईयर एंड है? हाँ जी सही है भाई, बात समझ आ रही है। वो कह रहा है सर मई हो गया अभी तक ऑडिट चल रहा है। अबे भाई तो मार्च से कंपेयर करो तो कितने महीने हुए हैं? 2 महीने, अप्रैल और मई 2 महीने हुए हैं ना। चलें जी बोल रहा है आप पास पेपर से हट के क्यों करवा रहे हैं? तो भाई आप मुझे बताओ, पास पेपर कर लेते हैं वापस से, सेटिस्फैक्टरी है पास पेपर तुम्हारे लिए? हो जाएगा ना तुमसे। हम थोड़ा सोचने की सलाहियत को इनहांस करते हैं। अच्छा भाई हसान नबील कह रहे हैं सर इन्वेंट्री वाला रिस्क नहीं समझ आ रहा। क्या नहीं रिस्क समझ आ रहा भाई इन्वेंट्री वाला? उसमें स्पेसिफाई तो कर मेरी जान, जल्दी बताओ। इन्वेंट्री वाले रिस्क में क्या मुसीबत है भाई? एक इन्वेंट्री तुम्हारी, प्लीज सुनना बच्चों इधर, तुम्हारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है लेट से 10 मिलियन का, उसके पास इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है, बात समझिएगा, उसके पास इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है कोई 6 मिलियन का। क्या पहले तो तुम्हें यहां पे कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन का रिस्क है कि किसके रिकॉर्ड्स पे रिलाय करूं, उसके या इसके? ऐसा ही है, क्योंकि अगर मैं उसके रिकॉर्ड्स पे रिलाय करता हूं और उसकी 6 मिलियन की इन्वेंट्री दिख रही है बनिस्बत मेरी 10 मिलियन के, तो हो सकता है बकाया बिक गई हो और यहां पे सेल बुक पहला मसला, क्योंकि पॉसिबिलिटीज देखो ना क्या हो सकती हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि इन्वेंट्री गायब हो चुकी हो, तो एग्जिस्टेंस का रिस्क है। बात समझ आ रही है? तो 2 रिस्क हो गए। एक तो हो सकता है कि वहां पे जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में फर्क है वहां पे मिस एप्रोप्रिएट हो चुकी हो और तुम्हें पता नहीं हो, तो भाई फिर दैट हैज टू बी रिकंसाइल्ड, वजहें पता होनी चाहिए। उसी के लिए तो कह रहा हूं, आप पूछेंगे कि भाई ये पोस्टिंग एरर्स होते क्यों हैं, जिसमें मैंने तुम्हें एक चीज बताई, टाइमिंग डिफरेंस, कि भाई वो ऐसे ही जब इन्वेंट्री आ जाती है वो लिख के रख लेते हैं सिस्टम में, पार्क नहीं करते।
सर एक्सपायर स्टॉक का भी रिस्क हो सकता है वो इन्वेंट्री में इंक्लूड हो, देखो वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, हम अभी किसकी रिस्क की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के मैच ना होने की। क्लियर है? अब क्लियर है हसन नबील, ये रिस्क है इसमें, मतलब तुम ओपन माइंड से सोचो ना कि ये इन्वेंट्री की रिपोर्ट ये इन्वेंट्री की रिपोर्ट में क्या फर्क है, क्यों हो सकता है, जो क्यों है वो रिस्क है। सही है? इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग रिजल्ट का रिस्क हो सकता है बेटा, इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग रिजल्ट तो पूरा ही रिस्क है ना भाई, कभी भी प्रॉफिट पे रिस्क हो सकता है या बाकी आइटम पे रिस्क होगा तो प्रॉफिट खुद ब खुद ओवर स्टेटेड होगा। बाकी ये कोई एक बच्चा लिख के आ जाए देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, अबे भाई प्रॉफिट तो सबका रिजल्ट है, ऊपर रिस्क छुपे हुए हैं जो आपको केटर करना है। तो ये क्या बात हो गई कि इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग रिजल्ट का रिस्क है, ये तो नहीं हो सकता ना। एक्सपायर का रिस्क वाली बात रिपीट करते हैं, एक्सपायर का रिस्क तो मैंने बोला ही नहीं है, बच्चे ने बोला था, मैंने बोला भाई वो तो प्रिज्यूम्ड है कि एक्सपायर इन्वेंट्री की एनआरवी टेस्टिंग ना हुई भी हो। हाँ मतलब नहीं भी लिखो टाइटल ट्रांसफर वाली बात, सिर्फ ये लिख दो ना, मैंने आपको बताया तो सही कि आप सिंपल ये लिखें कि रिस्क है कि इन्वेंट्री की सेल रिकॉर्ड हो गई हो इवन दो वो कस्टमर को डिस्पैच ना हुई हो, क्योंकि ये बात की निशानदेही सेल्फ ये खुद कन्वे कर रहा है कि टाइटल ऑफ गुड ट्रांसफर जेडीएस को नहीं हुआ। सही है? चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताएं इसके बाद प्लीज फोकस के साथ, it is also indicative the risk that the sales receivable balance is overstated. आगे, although the differences between the inventory sheet and the balances were corrected subsequently, but it is indicative, ये please read कीजिएगा ये, it is indicative of a risk that during the year there is a possibility of wrong posting in the system of JDS which consequently will result in overstatement, understatement of sales and inventory। भाई देखो वो मुझे क्या कह रहा है, बात समझो। वो कह रहा है कि जब ये बात तुम्हें आज पता लगी है कि उसमें पोस्टिंग एरर्स हैं, तो वो कल तुम्हें मैसेज करके या कॉल करके बोलता है या तुम्हें ईमेल भेजता है मैंने इतना माल भेज दिया, तो क्या वो भी रिलायबल था? क्यों रिलायबल क्यों नहीं था? अब भाई जब क्लोजिंग में मसले हैं तो पूरे साल में भी रहे होंगे ना, तो क्या ये भी एक आपकी अकरेंस का रिस्क होता है? अकरेंस का रिस्क होता है कि भाई सेल हुई नहीं हो और बुक हो गई हो, पर ये ड्यू टू द फैक्ट ये नहीं कि मैंने उसको माल बेचा उसने आगे नहीं बेचा, ये इसलिए क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स में मसला है। पहले तो बात समझ आती है, तो उसने यहां से ये मसला निकाला कि जब एक चीज आपको ईयर एंड पे पता लगी है और पोस्टिंग एरर के आखिर में हुए होंगे, पूरे साल होंगे, पूरे साल होंगे, तो वो भी तो फिर एक मसला आता है ना। क्लैरिटी है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, ये क्लैरिटी है? अब देखो ये होते हैं स्पेसिफिक सिनेरियोस, कि स्पेसिफिक सिनेरियो में आपने 3 रिस्क निकाले और इन तीनों को क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। और इसमें मैं तुम्हें ये श्योरिटी से कहता हूं कि इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि तुमने क्लास में ना की हो, मतलब है खाली तुम्हें उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। वो सिनेरियोस बदल गए बस। तो जितनी तुम्हारी सोचने की सलाहियत होगी उतना तुम लिख सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। मुजम्मिल कह रहे हैं सर वैसे जेडीसी को कमीशन, जेडीसी अबे भाई क्या मतलब ये, नहीं भाई चलें जी भाई, वो क्या मुजम्मिल कह रहा है कि भाई जेडीसी को कमीशन वगैरह भी देते होंगे। भाई जो चीज सवाल में गिवन नहीं है, पहले तो तुम लोगों से चर्सी वो पिक नहीं होती जो सवाल में गिवन है, फिर ये सोचो कि अगर कमीशन देते होते तो क्या रिस्क होता। भाई क्या इसमें किसी कमीशन की जेडीएस की बात हुई है? तो आप नहीं अज्यूम करें ना, कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि जो वो सेल करता है तो उसको हम क्या देते होंगे, कमीशन या फी देते होंगे, तो वो बताता होगा कि भाई मेरा इतना माल बिक गया है तो कमीशन के एक्सपेंस का ओवर स्टेटमेंट का क्या होगा, रिस्क होगा। पर वो अगर ऐसी बात होती तो कर लेना, पर वरना अगर इतनी मस्ती हो तो इफ करके लिखना कि इफ अगर उसको कमीशन दिया जाता है तो वो जानबूझ के क्या करता होगा, सेल ज्यादा बताता होगा। पर इसके ऊपर कंट्रोल्स होने चाहिए ना, इन्वेंट्री की रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। क्लैरिटी है? आगे अच्छा, इन रिस्पॉन्स टू द अबव we would need to carry out the following procedure। प्लीज देख लेना इधर, obtain an understanding of when the sales are recorded in the system। पहले आप उससे अंडरस्टैंडिंग लें कि आप लोग सेल्स कब रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम यूं नॉर्मली कहते हैं कि अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू। तो ये भी बात कहते हैं, यहां पे बहुत सारे बच्चों ने लिखी थी, आपने ये लिख दिया तो बात एक ही है। आगे, इंक्वायर द रीजन ऑफ 65% रिकवरी from JDS and ask for the confirmation from
जेडीएस। कंफर्मेशन क्यों मांग रहा है? क्योंकि हो सकता है कि हमने सेल्स को क्या किया वो, और वो बैलेंस एग्जिस्ट ना करता हो, तो आपने बोला भाई उससे पूछ के तो बताओ क्या सीन है। पता चले उसने 65% ही माल बेचा हो, मैंने ज्यादा बुक किया वो, जबकि सेल बुक होनी नहीं चाहिए थी। ऐसा ही है। ओके आगे इसके बाद, हाँ नहीं तो हमने जो, वो तो उसकी भेजी हुई है ना। अब हम कह रहे हैं बाकी तो बताओ ना कि भाई बाकी बैलेंस का क्या मसला है। क्लियर है? आगे कंफर्मेशन फॉर नॉट रिसीव, वही तो कह रहे हैं कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती तो आपको एक और प्रोसीजर तो सिखाया, क्या रिमाइंडर भेजते हैं आप, ऐसा ही है ना। तो आप बोले 31 मई पे आप वापस भेजें, बोले भाई बताओ बकाया पैसे कितने तुम्हारे, तो वहां से भी कंफर्म हो जाएगा। क्लैरिटी है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कंफर्मेशन नहीं आती क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? पक्की बात है, क्योंकि आपके पास एविडेंस अवेलेबल नहीं है। बट यस स्कोप लिमिटेशन तो है, पर यू नीड टू सी के आपके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से आपको सबूत मिलता है। अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर ये होगा कि आप ये देख लेंगे कि बकाया जो रिसीवेबल्स हैं जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में बुक हुए हैं, क्या वो इनवॉइसेस कस्टमर को डिस्पैच हुई हैं? अच्छा अगर वो, तुम लोग मुझे बताओगे, अगर वो इनवॉइसेस पे जेडीएस का नाम हुआ तो दैट इज नॉट अ सेल, तो अल्टीमेटली दैट इज नॉट अ रिसीवेबल ऑल्सो। तो रिसीवेबल भी रिवर्स होगा, सेल भी रिवर्स होगी। तो प्रोसीजर ये होता है, मैं पता है क्या करता हूँ, जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया ना, बात समझिएगा, रिमेनिंग बैलेंस बच गया, अब बच्चा बेवकूफी करता है प्रैक्टिकल लाइफ में आके, पूरे पे सैंपल लगाता है। भाई पूरे पे सैंपल क्यों लगा रहा है, जो हो गया वो तो मिल गया ना। अब जो 35% के रिसीवेबल्स हैं, आप बोलें वो 35% के रिसीवेबल में किस किस इनवॉइस की सेटल होना अभी बाकी है। इनवॉइस वाइज होता है ना ब्रेकअप, मैं पूरी इनवॉइसेस पे सैंपल लगाऊंगा या सिर्फ उस पे जो बाकी है? वेरी गुड, जो सेटल नहीं हुई मैंने उस पे सैंपल लगा दिया, उसका मैं बोलूंगा भाईजान मुझे पहले इनवॉइस दिखा दो, जीडीएन दिखा दो। तुम लोग मुझे बताओगे जीडीएन मैं एचबीबीएल का देखूंगा या जेडीएस का? वाई जेडीएस का? उसके हिसाब से होना चाहिए। तो वो इनवॉइसेस आपस में क्या होनी चाहिए? रिकंसाइल होनी चाहिए कि भाई इनवॉइस भी बनी है पर जीडीएन बना हुआ उसका, मेरे जीडीएन का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास से तो गुड्स बिकता ही नहीं है, वो तो रिटेल आउटलेट से बिकता है जो कि किसका है? जेडीएस का। बात क्लियर? तो दिस इज हाउ वी थिंक। आगे अब मुझे एक बात बताइए, क्या कह रहे हैं सर जीडीएन वाउचिंग और जेडीएस जीआरएन वाउचिंग करेंगे? नहीं, जीआरएन वाउचिंग क्यों करेंगे उसकी? जीडीएन देखेंगे उसका कि गुड डिस्पैच नोट वहां पे बना था या नहीं बना था, बस ये देखना है हमें। चलें आगे। अब मुझे एक बात बताएं, वो कह रहा है कि भाई ग्लोबल रिकंसिलिएशन देख लेंगे, सेल्स की, रिसीवेबल की और स्टॉक की। अच्छा ग्लोबल रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि आपने ऑल टुगेदर ये देखा कि भाई शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ, क्योंकि इसी साल जेडीएस आया ना, इसी साल आया ना, तो आप एक रिकॉर्ड बना लें। अब रिकॉर्ड बनाने का तरीका क्या होता है? अगर मैं इस जगह होता, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स पे बनाई है ऐसी, मैं इस जगह होता मैं क्या करता, मैं बोलता भाई पूरे साल में मैंने माल कितना खरीदा, वही माल मैंने किसको दिया होगा, दोनों में आपस में मैच होना चाहिए। सही है? जो मेरा आउट है वो उसका इन होगा। मैंने कहा जो माल बिक गया मैंने अपने पास से भी निकाला होगा, तो ये रिकंसिलिएशन है। जहां जहां फर्क आएगा वो मुझे पता लग जाएगा कि डिफरेंसेस कहां कहां आ रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिलियन परचेस किया, मैंने उसको कितना दे दिया होगा? 1 मिलियन। उसमें से जो है 2 लाख बिक गया तो मैंने भी माइनस किया होगा, ये रिकंसिलिएशन बनाते रहो। और उस पर सेल पे भी जो जो रिसीवेबल आते जा रहे हैं वो बनाते रहो। यानी उसने माल बेचा तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी? रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। उसने क्या किया होगा? रिसीवेबल पैसे आए होंगे उसके पास, किसके पास? जेडीएस के पास। उसने क्या किया होगा? बैंक को डेबिट और पेएबल टू एचबीबीएल क्रेडिट। ये रिकंसिलिएशन बनाते रहो, इससे आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहां पे डिफरेंस आया है, मेरे ट्रांसफर में, सेल्स में या इन्वेंट्री में। तो सारे डिफरेंसेस को हम कहते हैं ग्लोबल रिकंसिलिएशन। क्या कहते हैं? हर एक आइटम की बना लो कि भाई जो मेरे पास से गया क्या उसने रिकॉर्ड किया या नहीं किया। तो ये ऐसे ही तरीका होता है कि आपको क्या मिल जाएगा? डिफरेंसेस, कि कहां कहां डिफरेंसेस अराइज हुए हैं। ऐसा ही है। आगे असेस what type of mistakes were made in the stock posting system at JDS and review the reconciliation prepared before making the corrections। यानी वो कह रहा है कि भाई आप ये तो समझो ना कि उस मिस स्टेटमेंट की वजह क्या थी, और उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद नहीं, लेट्स से आपको क्लाइंट 10 बार बोलेगा कि मैंने एडजस्ट कर दिया, मैं बोलेगा भाई एडजस्ट क्या किया, पहले ये तो बता, क्या सेल बुक कर ली, इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर दिया। भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, किसी क्लाइंट पे तुम गए,
तुम्हारा बैलेंस ज्यादा आ रहा है, जेडीएस का कम आ रहा है, जेडीएस का कम आ रहा है, या उल्टा करते हैं, हमारा बैलेंस कम आ रहा है, जेडीएस का ज्यादा आ रहा है। अच्छा, जब हम जेडीएस का ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमने सेल्स बुक की हुई है, जबकि वहां से वो बिका नहीं है। अब जेडीएस आपको बोल रहा है मैंने एडजस्ट कर दिया, अबे मैंने बोला भाई कहाँ एडजस्ट कर दिया, क्या तुमने सेल बुक कर ली? अच्छा प्लीज इधर ये बात सुनना, यानी बातें नहीं है इधर सुनना तुम लोगों ने। दो मसले हो सकते हैं, अगर जेडीएस का माल ज्यादा आ रहा है, तुम लोग भी ऑनलाइन वालों फोकस होकर सुनना, अगर जेडीएस का इन्वेंट्री ज्यादा आ रहा है और मेरी इन्वेंट्री क्या आ रही है, तो इसका मतलब ये कि मैंने रिसीवेबल बुक किया हुआ है और इसका पेबल क्या है, कम है। क्यों कम होगा इसका पेबल? क्योंकि इसने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई, पोस्टिंग एरर है। अच्छा, उसने जैसे ही इन्वेंट्री को निकाला अपने पास से, जैसे ही उसने इन्वेंट्री को निकाला अपने पास से, क्या उसने मुझे पेबल रिकॉर्ड कर लिया होगा? जैसे ही उसने पेबल रिकॉर्ड किया हम रिकंसाइल हो गए। मैंने कहा पहले बताओ क्या ऐसा मसला था कि तुमने सेल नहीं बुक की थी, वजह? दूसरी वजह क्या हो सकती है? वो बोल रहा है कि भाईजान ये तो इन्वेंट्री थी नहीं, गलती से रिकॉर्ड हुई थी। तो बोल रहा है मैंने राइट ऑफ कर दी। तो मैंने कहा भाई राइट ऑफ कैसे की भी, ज्यादा रिकॉर्ड की हुई होगी ना। तो जैसे ही उसने राइट ऑफ की तो रिसीवेबल पेबल टैली होगा, सिर्फ इन्वेंट्री का मसला होगा। क्या इन्वेंट्री मैच हो जाएगी? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे वजह क्या है। तो आपस में रिसीवेबल पेबल भी मैच हो जाएगा, इन्वेंट्री भी मैच हो जाएगी। क्लैरिटी है? आगे अब देखें इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ये बड़ी अहम चीज है। इस क्वेश्चन में कट ऑफ का रिस्क बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स रिकंसाइल नहीं है तो कट ऑफ का भी आ सकता है। ऐसा ही है, जीआरएन और जीडीएन भी रिकंसाइल कर सकते हैं, पर दुआ किसके जीआरएन किसके जीडीएन, वी नीड टू स्पेसिफाई। सही है? यानी आप ये कहें ना, जैसे मैंने कहा मेरा जीडीएन और उसका जीआरएन, मेरा जीडीएन उसका जीआरएन, ये मैपिंग हो जाएगी, ये पता लग जाएगा कि मेरे पास से जो इन्वेंट्री गई क्या उसने रिकॉर्ड की या नहीं की। फिर उसका जीडीएन देखो, ये देखने के लिए कि उसने सेल बुक की यानी कि वही सेल मेरी किताबों में आ रही है या नहीं आ रही है, तो फिर पर्पस होता है। सही है? यानी अब मैं तुमसे पूछूं, तुम लोग जवाब देना, मेरा जीडीएन और उसका जीआरएन मैच करूंगा तो क्या मिलेगा? इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रांसफर। तुम लोग मुझे बताओ। और उसका जीडीएन देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? किसकी सेल्स? कस्टमर को सेल्स जो कि हमने बुक करनी है। बात क्लियर है? तो जैसे प्रोसीजर करोगे वैसे उसकी वेरिफिकेशन है, पर जैसा उसका ऑपरेशन हो। पर आपने दिमाग खुला रखना है कि क्या चीज परफॉर्म करने से क्या वेरीफाई होगा। क्लियरिटी है? अब क्लियर हुआ ये? सवाल में लिखा हुआ था कि बाद में सब्सिक्वेंटली एरर वर करेक्टेड, तो मतलब सब सही हो गया ना बाद में, तो हमें क्या बाद में सही करना था या ईयर एंड पे? नहीं बात आई समझ? भाई क्लाइंट आपको कह रहा है कि मैंने बोला भाई डेप्रिसिएशन बुक कर लो 2 मिलियन का, उसने बोला अगले साल कर लेता हूं, कर लिया सही अगले साल, फिर क्या ये सही है? क्यों भाई? जिस साल का एक्सपेंस है उस साल में आना चाहिए ना। तो सब्सिक्वेंटली सही करना क्या होता है? अगर सही हुआ है तो इस साल करो, वजह बताओ क्या थी। क्लैरिटी है? चलें ओके आगे। अब ये देखें, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव प्रोसीजर, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि ऊपर के सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद अगर ऑडिटर को पता लगता है कि कोई एरर है सेल्स में या रिसीवेबल में और इन्वेंट्री में भी हो सकता है, क्योंकि कितने इश्यूज हैं? 3। पहले तो बात समझ आ रही है? या तो सेल्स में, या तो रिसीवेबल में, या तो इन्वेंट्री में। तीनों चीजें समझ आ रही हैं? सेल, रिसीवेबल और इन्वेंट्री। क्योंकि अब हम लिख ऐसे रहे हैं कि एज इफ कि हम उस जगह पे बैठे हुए और हम कह रहे हैं कि भाई अगर ऊपर वाले मसले हल हो गए तो क्या होगा। अब आगे देखते हैं। इफ ऑडिटर फाइंड्स एनी एरर इन रिकॉर्डिंग सेल्स और रिसीवेबल, ही शुड आस्क द क्लाइंट टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट। क्या हम डायरेक्ट रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे? याद है हमने सीखा था रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से। अच्छा, अगर वो नहीं करता तो हम अपनी रिपोर्ट को क्या कर देंगे? मॉडिफाई कर देंगे। या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा या एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा, अपॉन डिपेंड करता है मटीरियलिटी के ऊपर। मैंने दोनों बातें क्यों की हैं? क्योंकि हमें मटीरियलिटी पता नहीं है, इसलिए हमने दोनों बातें की हैं। ये बात क्लियर होती है? ओके आगे। इफ वी आर अनेबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence as regard to the recording of sales in relation to receivable from JDS। पहले तो बोला कि सबूत मिल जाए तो तुम्हें पता होगा कितने का एरर है। और अगर तुम तस्वुर करो, ऐसे बहुत क्लाइंट्स पे होता भी है हमारे साथ, कि हमें पता ही नहीं लगे
कि उसने क्या बुक किया हुआ है, हमें क्या बुक किया हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही नहीं है, ना उसके जीडीएन प्रॉपर बने हुए हैं, क्या तुम ये कंक्लूड कर पाओगे कि कितने की मिस स्टेटमेंट है? तो ये क्या कहलाएगी? तो ऊपर वाले में कैसे कह देते हैं? नहीं, ऊपर वाले में, ऊपर वाले उसमें एविडेंस मिल गया और पता लग गया कि गलत है और वो सही। दूसरे वाले केस में कह रहा हूं कि भाई मैं जीडीएन को वेरीफाई करने गया, जीडीएन ही नहीं बने हुए, तो क्या तुम कभी भी ये कंक्लूड कर पाओगे कि सेल बुक होनी चाहिए थी? नहीं। अब लेट्स से पहले वाली एग्जांपल में और क्लैरिटी देता हूं। पहले वाली एग्जांपल में तुमने सारे जीडीएन निकाले, तुमने देखा कि उसके जीडीएन कम बने हुए और तुम्हारी सेल्स, किसकी सेल ज्यादा है? एचबीबीएल की, एचबीबीएल की सेल, और वहां पे जीडीएन, क्या ये पता लग गया? क्या ये पता लग गया? तो क्या ये, प्लीज सुन के बताना तुम लोग, जब ये पता लग गया तो क्या ये स्कोप लिमिटेशन या मिस स्टेटमेंट है? क्योंकि यू गॉट टू नो के मसला ही है, तुम उसको कह रहे हो भाई सही कर ले यार, वो सही नहीं कर रहा, ये हो गई मिस स्टेटमेंट। अब या तो ये मटेरियल होगी या परवेजिव होगी, मटेरियल होगी तो क्वालिफाइड, परवेजिव होगी तो एडवर्स। इस चीज को समझ के साइड में लगा दिया। दूसरा केस, अब तुम वेरीफाई करना चाह रहे हो कि भाई मेरी सेल्स है, तो सेल्स के लिए क्या देखने गए? जीडीएन अवेलेबल ही नहीं है, ये क्या हो गई? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अब स्कोप लिमिटेशन हो गई और कंफर्मेशन का जवाब नहीं आ रहा, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो अब क्या है? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अब फिर रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, या तो क्वालिफाइड या तो डिस्क्लेमर, डिपेंडिंग अपॉन द परवेजिवनेस ऑफ द स्कोप लिमिटेशन। बात क्लियर है? तो ये एक सवाल था जिसमें तकरीबन सारी चीजें थी। अब यहाँ पे एक फरमाइश है कि सर ऐसा ही वापस सेशन लगाएं, क्या कहते हो? है पक्की बात है, दिमाग खुल रहा है? हाँ जी, ओके लगाते हैं, पर मोटिवेशन ये वाली चाहिए भाई। सही है, पहले बताओ दिमाग खुला कि करना क्या था इस सवाल में? दिमाग फिलहाल तो सही है। चलें, डन। बहुत हैवी क्वेश्चन था ये। चलें भाई, मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आप सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं, क्या एग्जामिनर ये नहीं पूछ सकता? सिंपल है, सिनेरियो है, पूछ लिया, आपने दिमाग चलाना है। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपके कोर्स से बाहर। और मैंने यहाँ पे ऐसे भी बच्चे देखे जिन्होंने रिस्क एंड रिस्पॉन्सेस लिखे हैं, तो वो इस 10 नंबर में से आराम से 6 नंबर 7 नंबर निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट टू वो कह रहा हूं कि इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं लिखी, रिपोर्टिंग लिख लेते तो 8 या 9 पे पहुंच जाते। पर आपको एटलीस्ट थीम समझ आई कि हाउ टू गो थ्रू इट, क्लैरिटी है? तो कल की क्लास में रिस्क रिस्पॉन्सेस रिपोर्ट या सिर्फ रिपोर्ट या दोनों का ब्लेंड, दोनों का ब्लेंड कर लेते हैं। सही है? चलें जी, थोड़ा हौसला देते हैं। देखो यार, आसान सवाल तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं आपको डीमोटिवेट करूंगा। डीमोटिवेट इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि आप अच्छे से फिर पढ़ाई करें, लिखें, समझें। सही है जी? तो आई होप कि हमें ऐसे क्लासी सवालात और करने चाहिए। सही है जी? तो मिलते हैं, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जिसके बच्चे ने सवाल पूछा जिसके 3 सब्जेक्ट हैं तो वो कैसे तैयारी करे? सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो होगा जो एक दिन में एक सब्जेक्ट कहता है, 2 करता है, 1 को कटा देता है। 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों के तीनों एक दिन में पढ़ना है, तभी आप पास हो गए, वरना बेवकूफ़ी है। मैं जब सीए फाइनल में आया था ना, तो मतलब ये सीख लो, ये बात समझ लो, क्योंकि एक्सपीरियंसेस से सीखोगे तो एक्सपीरियंसेस 2 तरीके के होते हैं। या तो एक एक्सपीरियंस पर्सन से सीख लो जो फेस से गुजरा हुआ है, या तो खुद एक्सपीरियंस करके देख लो। ज़्यादा अच्छा क्या है? बंदे से पूछ लो ना आपके, भाई जिसने पेपर दिए हुए हैं, या तो अपने किसी सीनियर से जिसने पेपर दिए हुए हों। तो समझाने का मतलब ये है कि अगर तुम लोग फॉर एग्जाम्पल ये करते हो कि भाई किसी के 3 पेपर हैं, तो वो एक दिन क्या कर रहा है, 2 पेपर की तैयारी कर रहा है, बोल रहा कल इसको उठाऊंगा, कल इसको देख लूंगी सब्जेक्ट को, वो गया सब्जेक्ट हाथ से। आपने प्लान ऐसे करना है कि रोज है, ताकि आप उस चीज के थिंकिंग पैटर्न में रहें और रवा रहें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक ही दिन के अंदर कोई सब्जेक्ट पक्का हो गया तो उसको टाइम कम एलोकेट कर दो, ज्यादा दिन के उसको कटाई दो जिंदगी से, उस पर टाइम क्या कर देना है, कम कर देना, और बाकी सब्जेक्ट को ज्यादा। और फिर जब जैसे बात है वो रिकवर हो जाए तो दूसरे पे मूव करना है। क्लैरिटी है? तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है, अच्छे से याद रहेगी वाली बात भाई, पक्की बात है। तो आपने हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। अब ये सवाल है कि सर ये 3 क्वेश्चन रिवीजन के लिए है ना, फिर कौन से 3 क्वेश्चन जो अब तक 3 सेशन कराए हैं वो वाले? कुलसम वो कह रहे हैं आप?
रिस्क के लिए भाई मैं तो कहता हूँ, देखें मैं हमेशा कहता हूँ, देखो मुझे एक बच्चे ने कहा इस पे ग्रुप के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें हमें बताया कि हमें तैयारी कैसे करनी है। अबे भाई मैं क्यों बताऊं, मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रही बात, मुझे नहीं समझ आ रही है भाई। मुझे अगर तुम्हें मतलब बेचना हो ना, मैं तुम्हें बोलूं भाई यार देखो तुम्हें कैसी बाप तैयारी कराई, जाके पेपर में बैठे, तुम्हें हालत पता लग गई अपनी, लग पता गया ना। FAI 2 में मैंने सवालात कराए थे, लग पता गया कि सवालात होते क्या हैं। तो भाई तुम अगर अपनी उस दुनिया में रहना चाहते हो कि सही है पेपर में हुआ तो हुआ, पास हो गए तो हो गए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। अपनी रियलिटीज को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ। मैं आगे तुम्हें मतलब बोलूं कि भाईजान देखो पहला सवाल तुम्हें ये करना है, सही इतने नंबर का आएगा, भाई हु द हेल आई एम कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि पहला सवाल तुम्हें करना है। यू योरसेल्फ डिसाइड इन पेपर कि तुम्हें पहला सवाल कौन सा करना है जो तुम्हें सबसे अच्छा आता हो सकता है मैं एग्जाम में होता मैं रिस्क का सवाल कर लेता, हो सकता है कि वही तुम्हें रिपोर्ट का सवाल अच्छा आ रहा हो, एथिक्स का अच्छा आ रहा हो, तो तुम्हें कौन सा उठाना चाहिए पहले, रिपोर्ट का, एथिक्स का, जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है। यार अगर मैं तुम्हें एक होता है ना, प्लीज सुनना, अगर मैं तुम्हें एक प्री कंसीव माइंड के साथ भेजूंगा ना और तुम्हारे पास वो सवाल मुश्किल आ गया तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हिट होंगी, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल और मोरल पहले ही नीचे आ जाएगा पेपर में, तो तुम बोलोगे बाकी पेपर गया, क्योंकि हर किसी का टेम्परामेंट नहीं होता प्रेशर को हैंडल करने का। तो वो जो तुम वीडियो मांग रहे थे वो इसमें से काट के लगा देना, सही है, यही करूंगा ना, और क्या करूंगा। यार देखो मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं यार, मैं अगर तुम्हें बताऊं वो दिल की तसल्ली के लिए अच्छा है, पर मैं क्यों तुम्हारे करियर से खेलूं और मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये लो ये कर लेना पेपर में। यार कोई टीचर कोई नहीं होता बोलने वाला, वो तुम्हें सिर्फ गाइड करता है कि भाईजान तैयारी ऐसे करनी है, पेपर में 3 घंटे में क्या करना है वो आप डिसाइड करते हैं। और 3 घंटे की प्लानिंग का मतलब ये कि 3 घंटे अगर इफेक्टिवली यूज नहीं किए तो पेपर गया, जितनी भी मेहनत की हो। तो पहले तो नींद पूरी करके जानी है पेपर के अंदर। मतलब मैं लोगों को देखता हूं कि भाई 3-4 बजे तक जाग रहे हैं, दिमाग चलने के लिए आपको थोड़ा सा फ्रेश होना है। आप 10 बजे 11 बजे सो जाएं, सुबह उठें, नमाज पढ़ें, पेपर में जाएं, अच्छा पेपर होगा इंशाल्लाह। देखें मैं फिर कह रहा हूं रिवीजन आपका अच्छा होना चाहिए बस, तो रिवीजन प्लान करके चलो, सही है। तो ये चीज़ें हैं, पिछले टाइम के प्रैक्टिस सेशन जो भी अपलोडेड हैं वो भी देखें। भाई वो तो मैंने पहले ही दिए हुए हैं भाईजान, वो तो मैंने पहले ही दिए हुए हैं आपको रिवीजन सेशन, पिछले देख लिए, पहले इस बात का जवाब दो। देखें साथ साथ चल रहे हैं ना। अच्छा यहां पे कैम नहीं आएगा भाई, यहां पे कैम नहीं आएगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, फिर बेवकूफी की ना, कैम क्यों आएगा यहाँ पे? क्या तुमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया है? की ऑडिट मैटर्स आर दोस मैटर्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू दोस्त चार्ज विद that requires significant audit attention during the course of audit of current year and that company has to be a listed company। बोलो सही है, मिलते हैं अगली क्लास में, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।